हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका। आज की हमारी ये जो क्लास रहेगी वो रहेगी ग्रुप थ्योरी पर। ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले 5 ईयर्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आता है, देखिए सिर्फ ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना वही वाले सॉल्व करेंगे एक बार अपन। ग्रुप थ्योरी में आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 3 यूनिट्स थी और मैं बुक थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। हमारी जो गोखरू की जो बुक आती है, गोखरू वाली जो बुक है, उसी बुक की हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है वो है चक्रीय मोनोइड क्या होता है। देखिए, मोनोइड की डेफिनेशन पूछी गई है। मोनोइड की ना, मोनोइड की डेफिनेशन पूछी गई है कि मोनोइड क्या होता है। मतलब कि आप मोनोइड की परिभाषा क्या देंगे, मोनोइड की डेफिनेशन क्या दोगे। तो मोनोइड कौन है? एक ऐसा ग्रुप, अब ग्रुप की तो बात ही नहीं आ रही, मोनोइड की बात कर रहे हैं अपन। तो हमारे पास में एक सेट जी किसी ऑपरेशन स्टार द्विआधारी सहक्रिया स्टार जिसमें परिभाषित है। परिभाषित का मतलब क्या होता है? अगर समुच्चय जी में स्टार सहक्रिया परिभाषित है मतलब कि सहव्रत है, क्लोज्ड है। क्या होना चाहिए जी स्टार के लिए? क्या होना चाहिए? सहव्रत, साहचर्य और तत्समक अवयव विद्यमान हो। तत्समक अवयव विद्यमान हो। क्या लिखोगे कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सेट जो किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए द्विआधारी सहक्रिया के लिए क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो और आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें क्या करता हो? एग्जिस्ट करता हो। इन ए सेट एनी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड। डिफाइंड मीन क्या होता है? क्लोज्ड, सहव्रत होता है। और क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। और उसमें क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है। अगर ये तीनों कंडीशंस उस जी सेट में उस सहक्रिया के लिए आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोइड कहते हैं। जैसे कि क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जी है तो ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू आपके पास ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे ही ए स्टार ई की वैल्यू ए अगर आती है तो ई जो है वो बिलोंग करना चाहिए किसी में, उसी जी के अंदर। तो ये तीनों कंडीशन अगर आप चेक करते हैं तो वो मोनोइड होता है। सेकंड डेफिनेशन, जो सेकंड 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था वो था डिफाइंड साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह की परिभाषा। दूसरा जो हमसे यहाँ पूछा गया है वो है साइक्लिक ग्रुप। साइकिल तो नहीं है ना, हाँ साइक्लिक ग्रुप ही पूछा गया है। देखो यहाँ ना हमारे आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आता है साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह, चक्रीय समूह, और एक आता है साइकिल, चक्र। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार इज ए ग्रुप, जी एक समूह है और ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, ए जी में बिलोंग करता है एंड ए की पूर्णांक घातों के लिए, ए की पूर्णांक घातों से जी के सभी अवयव को दर्शाता हो, जी के सभी अवयव को दर्शाता हो। तो इंटीजर पावर ऑफ ए इज एग्जिस्ट टू, या आप ये कह सकते हैं शो टू ऑल एलिमेंट ऑफ जी, जी के सभी अवयव आ गए। मतलब कि आपके पास इस जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को अगर हम क्या करें, इस ए की किसी एक एलिमेंट की इंटीजर पावर से निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। और इस डेफिनेशन को आपको अपने शब्दों में लिख के आना है। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, जी स्टार इज ए ग्रुप एंड ए ग्रुप जी से डिनोट होता है। और इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? जिसकी पूर्णांक घातों से, जिसके इंटीजर पावर से उस एलिमेंट के सभी एलिमेंट आ रहे हैं तो उसे हम लोग यहां पर कहते हैं जनरेटर, जनक। ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बार देख लेता हूं और कौन सा क्वेश्चन आया था। तो अगर आप बुक में इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना, ए ग्रुप जी इज साइकिल ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए सच दैट every element of Z can be expressed as the same some integer power। मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो,
उसकी इंटीजर पावर की फॉर्म में, उस ग्रुप के ऑल एलिमेंट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, दर्शा सकते हो, शो कर सकते हो। कैसे? उसकी इंटीजर पावर, उस एलिमेंट की इंटीजर पावर की फॉर्म में। तो मतलब उसको a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 की फॉर्म में अगर हम वैल्यूज निकालते हैं तो वो क्या है, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को शो करता है। तो वो होता है हमारा साइक्लिक ग्रुप। अब तीसरी जो डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन के ऊपर और बात कर लेते हैं अपन, जो 2022 में आई हुई थी, 2022 में आया हुआ है। अभी एक बार मैं सिर्फ डेफिनेशंस की बात कर लेता हूं ताकि आपको एग्जाम के अंदर अगर डेफिनेशंस आती है तो आप उसको कर पाएंगे। थर्ड जो क्वेश्चन आया था वो आया था आइसोमोर्फिज्म। किसकी डेफिनेशन आई थी? आइसोमोर्फिज्म की। आइसोमोर्फिज्म मतलब कि तुल्यकारिता। ऑटोमोर्फिज्म होता है समाकारिता, हाँ ये तुल्यकारिता होती है, तुल्यकारिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास में एक मैपिंग है जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफाइंड है। हमारे पास एक मैपिंग है जो G से G' में डिफाइंड है, और वो जो मैपिंग है, मतलब कि वो जो मैपिंग है वो हमारे पास में कैसी है, 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। 1-1 एंड ऑन-टू दोनों कंडीशन को फॉलो करती है। क्या और अच्छा तक है एक मैपिंग, एक प्रतिचित्रण जो G से G' में डिफाइंड है, परिभाषित है, और 1-1 भी है, ऑन-टू भी है, तो उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फिज्म। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? उस फंक्शन को हम तुल्यकारिता कहेंगे। कब कहेंगे? जब वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफाइंड हो। ये बात आपको लिखनी है, और ये आपकी डेफिनेशन जो पिछले साल आ चुकी है। और एक और डेफिनेशन हम लोग यहां पर देखते हैं जो कि आई थी समाकारिता की अष्टी। और क्या बात है, समाकारिता की अष्टी, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मतलब कि समाकारिता की अष्टी किसे कहते हैं? ये देखिए भाई, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। दोनों ही अच्छी डेफिनेशन पिछले साल पूछी जा चुकी हैं। 4 डेफिनेशन बता रहा हूँ, चारों जो डेफिनेशन पिछले साल आई है 2022 के अंदर ही, सिर्फ 2022 का पेपर भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो कर्नेल ऑफ मॉर्फिज्म क्या होता है, समाकारिता की अष्टी क्या होती है? क्या होता है, हमारे पास में एक फंक्शन है f है जो कि G से G' में डिफाइंड है। G कौन है? ये भी ग्रुप है। G' कौन है? ये भी ग्रुप है। मतलब एक मैपिंग है। देखो प्रतिचित्रण यहां पर क्यों बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं। फंक्शन जिसको अपन कहते हैं उसे हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं? मैपिंग बोल रहे हैं। उस फंक्शन को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? मैपिंग। एक G से G' में डिफाइंड है। अब डिफाइंड का मतलब भी यहां पर थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर आपने यहां पर A*B अप्लाई किया है तो उसका आंसर f(A* f(B) के इक्वल होना चाहिए। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये उसके डिफाइंड होने की बात कर रहा है। मैपिंग का मतलब यहां पर इस कंडीशन से हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए f(G) से G' के अंदर डिफाइंड है, तो कर्नेल कौन है? कर्नेल एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट, उसके जो डोमेन, हम उस मैपिंग का जो डोमेन कह रहे हैं, जो फर्स्ट सेट कह रहे हैं, उसमें बिलोंग करना चाहिए, और उन एलिमेंट्स के लिए फंक्शन का मान E' आना चाहिए, वेयर E' बिलोंग्स टू क्या है? G'। मतलब कि उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इस G के हैं, और उनके लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हर बार इस दूसरे सेट को डोमेन, मतलब कि ये दूसरा जो ग्रुप होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो वो K जो होगा उसे हम समाकारिता की अष्टी कहते हैं। अगर आप ये सेट शो कर देते हैं और इसे आप अपनी भाषा में लिख देंगे तो वो डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे मैं ये मानता हूं कि अगर आप इसी को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो भी वो उसके डेफिनेशन को बताता है। तो K क्या होता है? X बिलोंग्स टू Z for fx is equals to E' और E' belongs to G। E' कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट है G' का, तत्समक अवयव होगा G' का। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमें। एक क्रमचय दिया हुआ है, परम्यूटेशन गिवन है, और इस परम्यूटेशन के लिए हमें क्या निकालना है समझना। ट्रांसपोजिशन फाइंड करने की बात कर रहा है। वो क्या फाइंड करने की बात कर रहा है? ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं, पक्षांतरण कैसे निकालते हैं। तो पक्षांतरण नहीं भाई, एक ही क्यूब निकालने की बात कर रहा है इसके अंदर। सॉरी, पक्षांतरण की परिभाषा भी पूछी गई है। चलिए ये सभी बातें अपन यहां पर क्लियर कर लेते हैं। दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक तो होता है चक्कर, एक तो होता है चक्कर साइकिल, ठीक है। एक तो होता है चक्कर साइकिल और एक होता है पक्षांतरण, पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन। एक होता है साइकिल और एक होता है पक्षांतरण, मतलब कि ट्रांसपोजिशन।
तो साइकिल क्या होता है, साइकिल्स क्या होता है और ट्रांसपोजिशन क्या होता है, दोनों की बात करेंगे अपन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे अभी अपन। तो साइकिल क्या होता है, जैसे ये एक परम्यूटेशन है, चक्कर है, और इस परम्यूटेशन का हमें चक्कर निकालना है, चक्कर निकालना है, इस परम्यूटेशन का चक्कर निकालना है। तो इसका जो परम्यूटेशन का जो चक्कर होता है वो 1 का रिलेशन आ रहा है 2 से, 2 का रिलेशन आ रहा है 3 से, 3 का रिलेशन आ रहा है 4 से, और 4 का 1 से आ रहा है, तो ये हो गया। तो ये जो बना है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, चक्कर बोलते हैं। तो चक्कर कौन है, चक्कर एक ऐसा सेट है, एक ऐसी परम्यूटेशन है जिसमें प्रत्येक अवयव का जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट ही होता है। जैसे कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, तो 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये जो बना है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्कर बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे चक्कर के अंदर के, एक ऐसा परम्यूटेशन जिसमें प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ ए परम्यूटेशन, इमेज क्या होगी, उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा, उसका अलग अलग अवयव होगा, उसका नेक्स्ट एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, इमेज होगी, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, चक्कर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन वैसे पूछी नहीं गई थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि ये भी डेफिनेशन आ सकती है। दूसरा जो इस बार डेफिनेशन आई थी वो थी पक्षांतरण की, ट्रांसपोजिशन की। पूरा लिख देता हूं, ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन आई थी। अब ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, देखो इस चक्कर से ही हम ट्रांसपोजिशन बनाते हैं। क्या होता है ट्रांसपोजिशन का मतलब, क्या होता है, ए चक्कर। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, एक चक्कर ही होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि मैं यहां बताऊं, यहां पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो हम ये कह सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, इसकी लंबाई कितनी है, 4 है, इस चक्कर की लेंथ कितनी है, 4 है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, जैसे कि मैंने एक चक्कर बनाया जिसमें 1 और 2 2 ही एलिमेंट लिए हैं, तो इस चक्कर को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोजिशन बोल देते हैं। तो आप यहां पर डेफिनेशन क्या बोलोगे, ए साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2, एक साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2, एक चक्रीय क्रमचय जिसमें अवयवों की संख्या 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पक्षांतरण बोलते हैं। साइकिल किसे बोलते हैं, एक ऐसा परम्यूटेशन जिसमें प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो नेक्स्ट एलिमेंट ही होगा, वो क्या हो जाएगा, आपके पास में चक्कर हो जाएगा। अब इसमें हमसे एक चीज और पूछी गई थी लास्ट ईयर, ऐसा ही क्वेश्चन था, यही सेम ही क्वेश्चन था। मैंने दोनों तीनों डेफिनेशन इसके साथ ही लेकर के आपको थोड़ा सा बता दिया। आप लोग थोड़ा सा लर्न करेंगे तो याद हो जाएगी, बुक में देखिएगा, एक बार पढ़ेंगे या याद हो जाएगा। जो चीज़ मैंने बताई है उसको एक बार आप बस ध्यान से सुनिए दोबारा से, और वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी, और उसको पढ़ना बुक के अंदर भी। देखो ए क्या है, ए हमारे को एक परम्यूटेशन गिवन है। अब इस परम्यूटेशन का हमें यहाँ पर अगर ए स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए की क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सुनिएगा बहुत आसान सा काम है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आपका ए से ए का मल्टीप्लाई। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ए का ए से मल्टीप्लाई का, या हम ये कह सकते हैं संयुक्त कंपोजिशन। तो वो कंपोजिशन करना है आपको ए का ए के साथ, कैसे किया जाएगा, देखो बुक में आपको एक मेथड दिया हुआ है, मैं बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताता हूँ। 1 2 3 4 एज इट इज, 2 3 4 1 एज इट इज, 1 2 3 4 एज इट इज, 2 3 4 1 एज इट इज। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे, दोनों ए लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर वाली डिजिट सेम है और हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो उसको सेम रख कर लो, पहला काम। अब पहले हमने सेम किया, सेम ही था वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट जैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वैसे ही आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, पिछली वाली मैट्रिक्स से शुरू हो जाओ। फर्स्ट का रिलेशन किससे है, देखिए एक का रिलेशन किससे, एक का रिलेशन हमारे पास में 2 से। इस एक का रिलेशन, हमें एक की इमेज चाहिए, एक का रिलेशन 2 है, और अब 2 का इमेज कौन है, 3, तो यहाँ रिजल्ट कौन आ गया, 3 आ गया, तो ये इमेज आ गई। अब वही सेम काम, यहाँ 3 है तो यहाँ इस 3 की इमेज कौन आ गया, 4, तो ये रिजल्ट 4 आ गया। फिर 3 का रिजल्ट इमेज कौन है, 4, और 4 की इमेज कौन है, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, और लास्ट में 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास में। जो मल्टीप्लाई कह रहे हैं हम लोग, या हम लोग कह रहे हैं कि कंपोजिशन कैसे होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, मतलब आपको मैंने डेफिनेशंस लगभग दे दी हैं, 6 डेफिनेशन या 6 क्वेश्चन आपको करवाए हैं पिछले साल के, और बिल्कुल आसान से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, साथ के साथ आपको वो बातें समझ में भी आती रहेंगी कैसे करना है। देखो अभी मैंने क्या किया, ए स्क्वायर किया है, तो अगर आपको यहाँ ए की क्यूब करना है तो आप क्या करिएगा, ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई कर लेना, ए स्क्वायर 1 2 3 4, अभी जो हमने फाइंड किया 3 4 1 और 2 है, और दूसरा 1 2 3 4 एज इट इज दिया हुआ था। ए की वैल्यू ले लेंगे
2 3 4 1 और उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मैं रिजल्ट बना देता हूँ इसका भी। क्या बनेगा 1 2 3 4, फर्स्ट का रिलेशन 2 से, तो यहाँ 2 को देखो 4, 2 का रिलेशन 2 की इमेज 3, 3 की इमेज कौन है 1, फिर 3 की इमेज कौन है 4, तो 4 की इमेज कौन हो जाएगी 2, 4 का इमेज 1, 1 का इमेज 3, तो ये आपका ए की क्यूब की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ हमें सिग्मा और रो दो परम्यूटेशंस गिवन है और इन दोनों परम्यूटेशंस को सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू वेरीफाई करनी है। वैसे तो एक प्रूफमेंट था, वो मैंने लिखा नहीं है, टाइम वेस्ट जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास में क्या होना चाहिए रो इनवर्स और आपके पास क्या होना चाहिए सिग्मा। तो मैं यहाँ सिग्मा बनाता रहूँगा, तो मैं तीनों को एक साथ लिखूंगा और साथ के साथ समझाऊंगा। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए जो रो या पी जो भी है, उसके बाद में आपको चाहिए सिग्मा और उसके बाद में आपको चाहिए पी इनवर्स। तो इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और मैं समय बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही रो के अंदर मैं इन तीनों को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले 1 का 7 से है, 7 का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 तक की है, ठीक है। और उसके बाद में पहले पी लिखेंगे हम लोग, पी लिखेंगे तो 1 2 5 4 3 8 7 6 1 आता है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सिग्मा को। तो ये हमारे को एक साइकिल गिवन है, चक्कर से हम क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा परम्यूटेशन बनाएंगे। देन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसे बनाते हैं। तो 1 का रिलेशन 7 से, 7 का रिलेशन 2 से, 7 का इमेज 2 है, 2 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है, नहीं सॉरी 3 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 8, 8 की इमेज 4 और 4 की इमेज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है रो इनवर्स। तो रो इनवर्स आपको इसका अपोजिट करके लिखना है, लेकिन सीक्वेंस में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप सीक्वेंस में नहीं भी लिखते हो तो भी काम चल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको रिवर्स कर देता हूँ, मतलब कि ये आपके पास में आ जाएगा 2 5 4 3 8 7 6 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, उसको ऐसे रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद अब आपको चाहिए रिजल्ट, आंसर क्या बनेगा इसका आंसर मैं एक ही लाइन में बता रहा हूं। आप पहले इन दोनों को करना, फिर जो भी दोनों रिजल्ट आते हैं उसको आगे सॉल्व करना। मैं एक ही लाइन में सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूं। वैसे तो बुक में एक अलग और मेथड भी किया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा। आपको क्या करना है, लास्ट वाले मैट्रिक्स से शुरू हो जाना है। 2 का रिजल्ट कौन है, 2 का रिजल्ट कौन है, जैसा कि अभी मैंने बताया था 2 का रिजल्ट यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले हमें रिजल्ट चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 का रिजल्ट देखेंगे। अब 1 सबसे लास्ट मैट्रिक्स में कहाँ ये रहा, उसकी इमेज कौन है 8, 8 की इमेज कौन है 4 और 4 की इमेज कौन है 3, तो रिजल्ट क्या आ गया 3 आ गया। फिर से स्टार्ट करते हैं, 2 की इमेज चाहिए। अब 2 की इमेज कौन है 1, 1 की इमेज यहाँ 1 आ गया, 1 अगले वाले में 1 की इमेज कौन है 7 और 7 की इमेज कौन है 6, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 3 की इमेज देखेंगे, तो 3 की इमेज कौन है 4, 4 की इमेज कौन है 1 और 1 की इमेज कौन है 2, ये आ गया। लास्ट में फिर 4 से शुरू कर देते हैं, 4 की इमेज कौन है 3, 3 की इमेज कौन है 5, नेक्स्ट वाले में 5 की इमेज कौन है 8। तो हम लोग 4 की इमेज से शुरू किया था और 8 आ गया। अब 5 की इमेज, 5 की इमेज कौन है, 5 की इमेज है 2 और 2 की इमेज कौन है 6, 6 की इमेज कौन है 7, यहाँ 7 आता है। फिर 6 की इमेज शुरू कर देते हैं, 6 की इमेज 7 है, 7 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 5 है। नेक्स्ट 7 की इमेज कौन है, 7 की इमेज है 6, 6 की इमेज, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं 6 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, ठीक है। और फिर आएगा 7 की इमेज 6, 6 की इमेज 3 है भाई, ये थोड़ा गड़बड़ था। 6 की इमेज 3, 3 की इमेज क्या था 4 आएगी। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ 6 की इमेज देख रहे हैं, तो 6 की इमेज 7, नेक्स्ट 7 की इमेज कौन है 2 और 2 की इमेज कौन है 5। ये 5 गलत लिखा है अपनों ने,
6 की इमेज 7, 7 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, यहाँ ये 2 और 5 आ गया। अब 7 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 4। नेक्स्ट 8 की इमेज 5, 5 की इमेज 8 और फिर 8 की इमेज 1 और लास्ट कौन आएगा? ये 9 तो है ही नहीं, टोटल इमेजेस आ गई हमारे पास। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ध्यान दे लीजिएगा। ये जो हम लोगों ने 6 की इमेज से शुरू किया था, 6 की इमेज कौन है? 7। यहाँ 7 की इमेज कौन है? 2 और 2 की इमेज 5, तो ये 5 आ गया। उसके बाद में 7 की इमेज देख रहे हैं, 7 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 आ गया और लास्ट 8 का 1, 1 का 7, 7 का 8, 1, 8 की इमेज है हमारे पास 5, 5 की इमेज है हमारे पास 8 और 8 की इमेज हमारे पास है 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अगली जो भी क्लास रहेगी हम लोग उसमें और कुछ क्वेश्चंस देख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। ज़्यादा शेयर जरूर कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो।